हाँ तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल पे मैं पंकज कटारिया आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब से पहले जो भी हमारे वीडियो आए हैं उनमें उन वीडियो में हमने मांग के विषय में पढ़ा है। और देखिए यहाँ मैं समझता हूं कि वो पीछे वाले जो वीडियो थे वो देखकर आप मांग के नियम को समझने लायक हो चुके हैं। क्योंकि अगर मैं सीधा आपको मांग के नियम के विषय में समझाता तो इम्पॉसिबल होता, आप उसे समझ नहीं पाते। ये वैसा ही होता जैसे हाथी को बिना दिखाए मैं आपको कहता कि हाथी की कल्पना कीजिए। अब हो सकता है कोई हाथी के बारे में कैसा बताता, कोई कैसा बताता। यहां मांग के बारे में आप समझ चुके हैं, अब मांग के नियम की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। मैं समझता हूं आप अपनी तैयारी को शिखर पर पहुंचा रहे होंगे दोस्तों। आपकी तैयारी में हम जितनी हमसे कोशिश हो पाएगी वो करेंगे और आपकी तैयारी को शिखर पे पहुंचाने में मदद करेंगे। अब हम आज का टॉपिक जो है हम उसे स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखिएगा दोस्तों, फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मांग का नियम जो है उसके बारे में। देखिए यहाँ अगर मैं कहूं लॉ ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख पा रहा है, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर। देखिए जो कुछ है वो डेफिनेशन में है, जो भी कुछ है वो डेफिनेशन में है। तो आप डेफिनेशन को थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिएगा, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा में कमी तथा कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और यही जो संबंध है कीमत और मांग मात्रा का, वही क्या है, हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ये संबंध कब बना रहेगा, हमने कहा था ये जो आपकी शब्दावली है अन्य बातों के स्थिर रहने पर, जब ये शब्द स्थिर रहेंगे हम कहेंगे अन्य बातें अगर स्थिर रहेंगी तो ही ऐसा बिहेव हो पाएगा, ऐसा नियम कार्य कर पाएगा। इसी नियम को हम नाम देते हैं मांग का नियम। ठीक है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको एक्सप्लेन रूप में थोड़ा स्पष्ट और करना चाहेंगे हम इसको। देखिए बाजार में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, हम कह सकते हैं कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, कुछ ऐसी बातें मौजूद होती हैं जो किसी वस्तु की मांग को बढ़ा भी सकती हैं और किसी वस्तु की मांग को घटा भी सकती हैं। देखिए हमने कहा कि कुछ ऐसे तत्व मार्केट में उपस्थित होते हैं जो किसी वस्तु की मांग को घटा भी सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, और बढ़ा भी सकते हैं। इन्हीं तत्वों को हम कहते हैं अन्य बातें। अन्य बातें समझिएगा आप, जब तक ये अन्य बातें स्थिर रहेंगी तो ये जो संबंध हमने बताया था कि अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और अगर कीमत बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की मांग घट जाएगी। ये सब डिपेंड करता है इन अन्य बातों पे, इन अन्य बातों पे। तो मांग के नियम में जो है ये अन्य बातें अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है मैं कहूं तो। ठीक है, यहां पूरा का पूरा मांग का जो नियम है इन्हीं अन्य बातों पे डिपेंड है। ठीक है, समझिएगा। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि सर मांग के नियम में ये जो अन्य बातें हैं वो होती क्या क्या हैं, यानी ये जो अन्य बात शब्दावली हमने ली है इस शब्दावली में क्या क्या शामिल किया जाता है, थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर हम अन्य बातों की बात करें, अन्य बातों शब्दावली की बात करें, तो इस शब्दावली में जो पहला बिंदु है वो क्या आएगा, यानी अन्य बातों के तहत पहली जो अन्य बात है वो होगी उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर ये अन्य बातों में पहली बात होती है। ठीक है, समझिएगा इसको। देखिए अगर हम कहें कि अन्य बातों स्थिर रहेंगी तो ही ये जो मांग और वस्तु की कीमत का संबंध ये बना रहेगा। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, परंतु ये होगा कब, जब ये अन्य बातें स्थिर रहेंगी। अब अन्य बातों में क्या क्या आता है, पहले आपको बताया मैंने, उपभोक्ता की आय आती है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। दूसरी क्या है, उपभोक्ता की रुचि है, फैशन है, पसंद है, ये भी अन्य बातों में शामिल की जाती है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, अन्य बातों में अन्य वस्तुओं की कीमतें, हम कह सकते हैं जो अदर गुड्स होती है उनकी प्राइसेस को भी अन्य बातों में शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है भावी
हम कह सकते हैं कीमतों के संबंध में प्रत्याशाएं। हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतों के लिए उपभोक्ता कैसी आशा करता है, उपभोक्ता उनकी कीमतें घटने की आशा करता है या बढ़ने की आशा करता है। इसी बात को हम कह सकते हैं भावी कीमतों के संबंध में प्रत्याशाएं, एस्पेक्ट्स जो होती है उपभोक्ता की, उनकी बात कर रहे हैं हम। जो कंज्यूमर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत को लेकर जो आशाएं करता है उन्हें हम भावी कीमतों के संबंध में प्रत्याशाएं कहते हैं। अब देखिए इन अन्य बातों को स्थिर क्यों माना जाता है, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है कि अन्य बातों को अगर हम स्थिर नहीं मानते हैं तो वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि का प्रभाव उसकी मांग पर क्या पड़ता है ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं अन्य बातों को स्थिर रखकर हम क्या करते हैं, वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी या वृद्धि का जो प्रभाव है, उसमें कमी या जो वृद्धि है उसका प्रभाव हम उसकी मांग पर देख सकते हैं, इसीलिए अन्य बातों को स्थिर माना जाता है। एक एग्जांपल रूप में आप कह सकता हूं मैं, देखिए मान लीजिए यहां अन्य बातों में उपभोक्ता की आय है, किसी समय में ये कहूं उपभोक्ता की आय 200 रुपए थी, कितनी थी 200 रुपए, और ऐसी अवस्था में जब उपभोक्ता की आय 200 रुपए थी तो हम ये कहें किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, प्राइस जो है वस्तु की कितनी थी 10 रुपए, और जब आय 200 रुपए है, इसको हम y से इंडिकेट करते हैं, उपभोक्ता की आय 200 रुपए, कीमत कितनी है 10 रुपए, और जब 10 रुपए कीमत है तो उपभोक्ता किसी वस्तु की जो क्वांटिटी थी वो कितनी मांग कर रहा था, हम ये कहें 50 क्वांटिटी की मांग कर रहा था। देखिए अगर मान लीजिए यहां कीमत बढ़ जाए, गौर कीजिएगा, समझिएगा इसको, अगर कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़कर मैं ये कहूं 10 से कहां चली गई 20 रुपए पर चली गई, लेकिन साथ में उपभोक्ता की आय भी बढ़ गई, आय बढ़कर कितनी हो गई 400 रुपए, तो क्या इस कीमत के बढ़ने का प्रभाव किसी वस्तु की मांग पर पड़ेगा? नहीं पड़ पाएगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहां जैसे ही कीमत डबल हुई है तो उपभोक्ता की आय भी देखिएगा डबल हो चुकी है, तो उपभोक्ता जब आय डबल हो जाती है, आय परिवर्तित हो गई है, तो यहां इस वस्तु की मात्राएं भी नहीं घटाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हम कीमत में जो वृद्धि या कमी हुई है उसका प्रभाव हम उस वस्तु की मांग पर नहीं देख पाएंगे अगर क्या बदल जाए, उपभोक्ता की इनकम बदल जाए। इसीलिए किसे स्थिर माना जाता है? उपभोक्ता की आय को स्थिर माना जाता है। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि उपभोक्ता की रुचि को भी स्थिर माना जाएगा, पसंद को भी स्थिर माना जाएगा, फैशन को भी स्थिर माना जाएगा। हमने ये कहा था कि अगर उपभोक्ता की किसी वस्तु को लेकर क्या बदल जाती है, रुचि बदल जाती है, तो कीमत बढ़ने पर भी उस वस्तु की मांग अधिक की जा सकती है। ऐसा हमने चर्चा की थी आपसे पहले। तो देखिए हमने कहा कि अगर रुचि बदल जाए उपभोक्ता की, फैशन बदल जाए, हम ये कह सकते हैं उसकी पसंद बदल जाए, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता उसकी ज्यादा मांग कर सकता है। एज ए एग्जांपल कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर मान लीजिए मेरी रुचि रसगुल्ले खाने की थी, ठीक है, लेकिन अब मेरी रुचि बदल गई हो और मेरी रुचि बदलकर क्या हो गई हो, गुलाब जामुन खाने की हो गई हो। अगर गुलाब जामुन की कीमत भी बढ़ गई हो तो भी मेरी रुचि अगर उसमें है तो मैं उसी वस्तु का क्रय करूंगा। तो यहां हमारा मांग का नियम लागू नहीं हुआ। स्पष्ट सी बात है। तो हमने कहा कि अगर हमें उस वस्तु की कीमत का प्रभाव अगर उपभोक्ता की हम कहें उस वस्तु की मांग पर देखना है तो हमें अन्य बातों को स्थिर रखना होगा। अब हम बात करते हैं इन्हीं अन्य बातों में जो तीसरी शब्दावली है या तीसरी अन्य बात है वो है अन्य वस्तुओं की कीमतें। अन्य वस्तुओं की कीमतें समझिएगा, हमने कहा कि अगर मान लीजिए अन्य वस्तुओं में कल हमने चर्चा की थी स्थानापन्न वस्तुओं की और पूरक वस्तुओं की, कि अन्य वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। हम कह सकते हैं एक तो थी सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम ये कहें कि मान लीजिए जो दाल है, दाल हम इन अन्य बातों में ले सकते हैं, अन्य वस्तुओं में हम ले सकते हैं, जैसे दाल है, अगर मान लीजिए किसी समय चने की दाल की कीमत बढ़ गई हो, ठीक है, चने की दाल की कीमत बढ़ गई हो और साथ में दाल की और भी वैरायटीज आती हैं, उनकी कीमत घट गई हो,
तो उपभोक्ता क्या करेगा, दाल का सब्स्टिट्यूट कर लेगा, चने के स्थान पे हम कह सकते हैं मूंग की दाल का प्रयोग कर लेगा, मसूर की दाल का प्रयोग कर लेगा, इसीलिए अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, भावी कीमतों के संबंध में आशाएं। देखिए अगर उपभोक्ता की ये आशा हो, उपभोक्ता की ऐसी मान लीजिए प्रवृत्ति बन गई हो, ऐसी एक सोच बन गई हो कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत और घटने वाली है, तो उपभोक्ता वर्तमान में उस वस्तु की घटी हुई कीमत पर भी उसकी मांग घटा सकता है बढ़ाने की बजाय। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे ही कीमत घटी तो उसकी मांग क्या हो जानी चाहिए, प्लस हो जानी चाहिए। कीमत घट गई तो मांग प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर उपभोक्ता ऐसी आशा करने लगे कि इस वस्तु की कीमत और घटने वाली है, तो ऐसा ये नियम कार्य नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम इन अन्य बातों को स्थिर माना करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिएगा मैंने एक उदाहरण के रूप में समझाया है कि अगर किसी समय वस्तु की प्रारंभिक कीमत कितनी है, 10, ठीक है, उस स्थिति में जब कीमत 10 रुपए है, उपभोक्ता इसकी 20 यूनिट्स की मांग कर रहा है, हम कह सकते हैं 20 यूनिट्स उपभोक्ता द्वारा खरीदी जा रही हैं। अगर मान लीजिए इस स्थिति में उपभोक्ता की जो प्रारंभिक आय है, हम कह सकते हैं उपभोक्ता की जो प्राइमरी इनकम है वो कितनी है, 200 रुपए। ठीक है, अगर हम ये कहें कि मान लीजिए कीमत परिवर्तित होकर, यानी हमने इसे देखिए परिवर्तित कीमत लिखा है और क्वेश्चन में इसे हमने एक संकेत के रूप में दर्शाया है और वो संकेत है डेल्टा पी। इकोनॉमिक्स में ये जो डेल्टा है, ये जो दिख रहा है आपको डेल्टा, ये डेल्टा परिवर्तन का प्रतीक होता है। हम ये कह रहे हैं कि नई कीमत कितनी हो गई वस्तु की, 20 रुपए। ठीक है, ऐसी स्थिति में परिवर्तित जो मांग है वो 20 यूनिट है। देखिए पहले वाली मांग भी कितनी थी, 20 यूनिट, और परिवर्तित मांग भी कितनी है, 20 यूनिट। लेकिन कीमत में परिवर्तन दिख रहा है आपको, कीमत पहले 10 रुपए कीमत थी, अब कितनी हो गई है, 20 रुपए कीमत हो गई है वस्तु की। परिवर्तित आय कितनी हो गई है, 400 रुपए। यहां देखिए अन्य बातों में आती है आय, तो आय स्थिर नहीं रही है, इसीलिए हम इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव इसकी मांग पर नहीं बदला पा रहे हैं। कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या हो चुका है, जो हम कहें अन्य बातों में उपभोक्ता की आय है वो भी बदल चुकी है। स्पष्ट हो रहा है आपके सामने, ठीक है। देखो यहां तक चर्चा करने के बाद में हम अगर हम मांग के नियम को एक समीकरण के रूप में दर्शाएं, या कहें हम इसे गणितीय समीकरण के रूप में लिखना चाहें, तो वो क्या होगा, बोर्ड पे देखिएगा आप, मांग के नियम का गणितीय रूप। यहां आपके सामने लिखा हुआ है dx बराबर f, dx बराबर f, फिर क्वेश्चन बना हुआ है, फिर उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है px, फिर कोमा का निशान लगा हुआ है y, और y के ऊपर देखिए आपको एक रेखा देखने को मिल रही है। वो रेखा क्या है, अगर आप गणित का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो इस रेखा का मतलब होता है बार, और बार का मतलब होता है स्थिर। बार का मतलब क्या होता है, स्थिर। फिर कोमा लग के पी एन बार, फिर कोमा है और क्या है, ई बार, और फिर से टी बार। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल मतलब है इसका मतलब ये होता है कि डी एक्स डिमांड ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मांग, एक्स वस्तु की मांग फंक्शन है। फंक्शन का मतलब फलन है किसका, उस वस्तु की कीमत का, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स। वाई बार उपभोक्ता की आय का, हमने अभी कहा था कि यहां आय को इंडिकेट करेंगे किससे, वाई से, उपभोक्ता की आय। इसी तरीके से प्राइस ऑफ एन, यानी हम कह सकते हैं दूसरी जो वस्तुएं हैं, अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, यहां देखिएगा रुचि है और साथ में भविष्य के संबंध में जो प्रत्याशाएं हैं, टाइम, यानी इन सबको हमने क्या मान लिया है, स्थिर मान लिया है, स्थिर मान लिया है। y के ऊपर आपने बार का प्रयोग किया है, pn के ऊपर बार का प्रयोग किया है, e के ऊपर बार का प्रयोग किया है, और t के ऊपर बार का प्रयोग किया है। तो यहां देखिएगा बच क्या गया, px, यानी x वस्तु की जो डिमांड है वो फलन हो जाएगी किसका, px का, प्राइस ऑफ x का, x वस्तु की कीमत का। यहां हम थोड़ा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखिए एक छोटा सा कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसे समझेंगे तो यहां से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा, ये जिम्मेदारी है मेरी, अगर आप इसे ढंग से समझते हैं तो। देखिएगा इसको,
मांग के नियम के लागू होने के कारण, या हम कह सकते हैं इसे ऑब्लिक में कीमत कम होने पर मांग बढ़ने के कारण, कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो ऐसा क्या कारण होता है कि उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। देखिए इसके मोटे मोटे हम कहें, जो मेजर रूप से अगर कहें तो 4 कारण देखने को हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? हम ये कह सकते हैं पहला जो कारण है, पहला जो हम कह सकते हैं एक हमें बिंदु देखने को मिलता है, वो कारण क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग करना। यानी हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए किसी समय हम x वस्तु प्रयोग में ले रहे थे, ठीक है, कौन सी वस्तु? x। अब क्या हुआ, इस x वस्तु की हम कहें मान लीजिए कीमत तो स्थिर रह गई, कीमत तो इसकी मान लीजिए 10 रुपए रह गई, और y वस्तु इसकी एक स्थानापन्न वस्तु है। जैसे मान लीजिए कल आपको बताया था मैंने, स्थानापन्न वस्तुओं में आप अनेक वस्तुएं आपके जीवन में है, उनका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे नहाने के साबुन की विभिन्न हम कह सकते हैं ब्रांड्स, जैसे बिस्किट के विभिन्न ब्रांड्स, जो खाने का बिस्किट होता है उसके विभिन्न ब्रांड्स, जैसे हम कह सकते हैं हमें पार्ले का बिस्किट भी मिलता है, 2020 भी मिलता है, ब्रिटानिया का भी मिलता है, सारे हैं तो बिस्किट ही। तो हम कहें कि अगर मान लीजिए ये एक्स जो है इसको मान लेते हैं पार्ले का बिस्किट, ठीक है, इसकी कीमत तो कितनी है? 10 रुपए। और यहाँ ये मान लीजिए वाई क्या है? ब्रिटानिया का बिस्किट, इसकी कीमत घट गई है और इसकी कीमत 10 से घटकर कितनी हो गई है? 6 रुपए हो गई है, 6 रुपए हो गई। अब उपभोक्ता क्या करेगा बताइए? एक कॉमन अगर आप उपभोक्ता है तो आप समझेंगे इसको, आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों है बिस्किट ही। अब क्या करेगा उपभोक्ता? इस पार्ले जी के बिस्किट के स्थान पे ब्रिटानिया का जो बिस्किट है उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि पार्ले जी की बिस्किट की कीमत स्थिर है और जो ब्रिटानिया का बिस्किट है उसकी कीमत गिर चुकी है, इसीलिए इसकी मांग भी बढ़ जाएगी। हमने कहा कि यहाँ उपभोक्ता की ये प्रवृत्ति होती है कि जिस वस्तु की कीमत घट चुकी होती है वह उसकी मांग बढ़ा देता है। सिंपल सी बात है। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव, देखिए आय प्रभाव के कारण भी किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। क्यों होता है? मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए, आपके लिए तो कह नहीं सकता क्योंकि आप तो बहुत, हम कहें भगवान करे आप पैसे वाले ही बनते रहे, मैं कहूं मेरे लिए कि जैसे मान लीजिए मेरी आय कितनी है? 2000 रुपए मंथली, पर डे की मत जोड़ना, मंथली की बात कर रहे हैं हम। कहीं आप इनकम टैक्स वालों को भेज दो कि सर की आय कितनी है? इतनी नहीं है, ये मंथली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हम कहें कि अगर मेरी आय कितनी है? 2000 रुपए पर मंथ है और इसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है। अब मैं कहूं कि अगर मान लीजिए मैं जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा हूं, जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा हूं, मान लीजिए वो वस्तु, मैं आपके सामने कोई ऐसा कोई वस्तु ले लेता हूं जेड। आप कहेंगे सर एक्स वाई ही लेते हो बार बार, हम जेड वस्तु ले रहे हैं। इस जेड वस्तु की कीमत पहले 50 रुपए पर केजी थी, पर केजी। अगर इसकी कीमत घट के कितनी हो जाए बताइए? 30 रुपए पर केजी हो जाए, 30 रुपए पर केजी, तो अब क्या हुआ? मेरे पास कुछ पैसे जो मेरी आय में से पहले जेड वस्तु पर खर्च हो रहे थे वो अब मेरी पॉकेट में बचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो पैसे बचे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो वास्तविक आय है वो बढ़ गई है, मेरी वास्तविक आय बढ़ गई है। और इसी बढ़ी हुई आय से मैं क्या करूंगा? इस वस्तु की अधिक मात्राएं क्रय करना प्रारंभ कर दूंगा। तो देखिए पहले मैं 1 केजी वस्तु खरीद रहा था, अब कितने 20 रुपए मेरे पास बचे हैं, तो मैं उस 1 केजी से अधिक वस्तु खरीदने में समर्थ हो जाऊंगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। कम कीमत पर नए क्रेता। देखिए कुछ ऐसे क्रेता होते हैं मार्केट में, कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जो अगर वस्तु की कीमत बढ़ी हुई होती है तो उस कीमत तक वो अपनी पहुंच नहीं रख पाते हैं। हम कहें उस वस्तु को उस कीमत पर खरीद नहीं पाते हैं, परंतु जैसे ही उस वस्तु की कीमत घट जाती है तो कुछ नए उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसे ही कीमत घटी, कीमत घटने की वजह से कुछ नए उपभोक्ता, नए जो कंज्यूमर्स हैं उस वस्तु के साथ जुड़ जाएंगे, इस कारण भी उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, आगे चलिए। देखिए ऐसा कोई चीज नहीं है इकोनॉमिक्स में जिसको अगर आप मन से समझे और समझ में नहीं आए। ये मेरा दावा है, गारंटी है आपको ये, कि अगर आप मन से समझते हैं तो इकोनॉमिक्स इतना इजी सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से समझ लेते हैं। या इकोनॉमिक्स का एक फंडा बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद में, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा मैं आपको फंडा बताने वाला हूं जिससे आपका हर टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा
कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ने का जो नेक्स्ट कारण है वो क्या है, देखिएगा। कीमत कम होने पर वस्तु के उपयोगों में वृद्धि हो जाती है, ये भी एक कारण होता है उस वस्तु की मांग बढ़ने का। कैसे, समझिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है, हम ये कहें 5,000 रुपए पर केजी है, 5,000 पर केजी, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जब कीमत बहुत अधिक होती है तो उसके जो प्रयोग होते हैं बहुत कम किए जाते हैं वस्तु के। लेकिन अगर मान लीजिए इस वस्तु की कीमत घट के 500 रुपए हो जाए तो बताइए क्या होगा, इस वस्तु के जो प्रयोग हैं, इस वस्तु के जो उपयोग हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो जब कीमत कम हो जाती है, कीमत या प्राइस घट जाती है, तो उस वस्तु के उपयोगों में वृद्धि हो जाती है और ये भी अपने आप में एक कारण होता है वस्तु की मांग बढ़ने का, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। मांग के नियम की मान्यताएं कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या क्या होती हैं। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, हर नियम एक मान्यता पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी आपकी भी कुछ अपनी मान्यताएं हैं, आपने भी कुछ अपनी विचारधाराएं बना रखी हैं। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का कहें, ज्योग्राफी का कहें या फिर साइंस का कोई नियम ले सकते हैं, सब नियम अपनी मान्यताओं पे डिपेंड करते हैं। यहां इसी तरीके से मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, देखिएगा क्या है। पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ अन्य बातों में ये बात पहले ही देख ली है कि अन्य बातें स्थिर रहेंगी, और वही बात इसकी मान्यताओं में देख रहे हैं कि उपभोक्ता की जो आय है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। हमने कहा इसकी दूसरी मान्यता, उपभोक्ता की जो रुचि है, उपभोक्ता की जो पसंद है, उपभोक्ता की जो फैशन है, वो सभी अपरिवर्तित रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा स्टूडेंट्स। तीसरा देखिएगा, अन्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं, और अन्य वस्तुओं में आप पहले ही समझ चुके हैं कि अन्य वस्तुओं को हमने दो भागों में बांटा था, स्थानापन्न या हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी तभी आपका मांग का नियम लागू होगा, वरना आपके मांग का नियम का कोई महत्व नहीं निकल पाएगा। लास्ट और जो फाइनल मान्यता है वो क्या है, वस्तु की कीमत में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए, कंज्यूमर ऐसी आशा ना करे कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने वाला है। अगर ऐसी आशा हम कहें कंज्यूमर के मन में बैठ जाती है, कंज्यूमर ऐसी आशाएं, ऐसी एक्सपेक्ट्स करने लगते हैं, तो मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। हम कहें वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग नहीं बढ़ पाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मांग का नियम हम कहें आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। कारण ये है कि ये सब चीजें नॉर्मल हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, और अपने जीवन से जो चीज जुड़ी हुई होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखेंगे और आपकी तैयारी शिखर पर पहुंचाएंगे और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना आपका पूरा होगा। रेगुलर बने रहें, कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स, और थैंक यू।